हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इनडायरेक्ट टैक्सेशन में जो अमेंडमेंट्स हुए हैं, जो आईसीए ने अपना स्टैट्यूटरी अपडेट निकाला था, काफी पहले निकाल दिया था। तो हम क्या करने वाले हैं, एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें हर चैप्टर के लिए एक अलग वीडियो बनेगी। जैसे चैप्टर 1 है सप्लाई एंड जीएसटी, तो हम उसकी एक अलग वीडियो बना रहे हैं। उसके अंदर सारे जितने भी अमेंडमेंट्स चैप्टर 1 से रिलेटेड हैं, वो सारे अमेंडमेंट्स हम कवर करेंगे विद एग्जांपल्स। ऐसे ही करके हम सारे चैप्टर्स की बना रहे हैं, जिससे आपको इजी पड़े कि आपको अगर किसी भी चैप्टर की अमेंडमेंट्स कवर कर रहे हो तो आप इजीली वीडियो के थ्रू कवर कर सकते हो। प्लस प्लस हम मैंने अपने नोट्स भी बनाए हैं अमेंडमेंट के लिए, ताकि वो इजी टू अंडरस्टैंड फॉर्म में है, ताकि आपको आसानी हो कोई भी चीज समझने के लिए। एक समरी फॉर्म में आपको मैंने अमेंडमेंट दी है, और फिर उसका जो डिटेल्ड पोर्शन है, जो आईसीआई ने अपने स्टैट्यूटरी अपडेट में डाला है, वो वाला पोर्शन मैंने यहाँ पर नीचे कवर किया हुआ है। और उसके साथ साथ कुछ एग्जांपल्स भी लिए हैं, जिससे हमें थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग में क्लैरिटी आए। ओके, तो ये तो बात रही इस डॉक्यूमेंट की और आने वाली सीरीज की। तो हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अमेंडमेंट्स को डिस्कस करना। सबसे पहले जो हमारी अमेंडमेंट है चैप्टर 1 में, इट इज रिगार्डिंग स्केड्यूल 3। तो स्केड्यूल 3 में हमें पता है एक एंट्री थी कि कोई भी एक्शनेबल क्लेम्स हम नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विसेज होंगे एक्सेप्ट लॉटरी बेटिंग एंड गैम्बलिंग। तो हमने वहां पे सिर्फ गैम्बलिंग को ही किया था। वहां पे उन्होंने सिर्फ लॉटरी बेटिंग एंड गैम्बलिंग ही कवर करा हुआ था। बट अब सीबीआईसी ने क्या करा है, अब डिपार्टमेंट ने क्या करा है, इसको लॉटरी बेटिंग एंड गैम्बलिंग को हटाकर स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स वहां पे इंसर्ट करा है। और स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स की उन्होंने डेफिनेशन में चेंज लाया है, और उसमें लॉटरी बेटिंग एंड गैम्बलिंग तो है ही है, और उसके साथ साथ उन्होंने कसिनोज, ऑनलाइन मनी गेमिंग एंड हॉर्स रेसिंग को भी इंक्लूड करा है। तो उन्होंने किसी एक एक तरीके से इस डेफिनेशन को लॉटरी बेटिंग एंड गैम्बलिंग तक ही सीमित नहीं रखा, उसको थोड़ा एक्सपैंड कर दिया है, ताकि वो कसिनोज, ऑनलाइन मनी गेमिंग और हॉर्स रेसिंग को भी कवर कर सकें। बिकॉज ऑनलाइन मनी गेमिंग आजकल के लिए एक हॉट टॉपिक है। बिकॉज बहुत सारे लोग, कोई भी एप्लीकेशंस होती हैं उनमें गेम्स खेलते हैं, गेम्स खेलने के लिए वो पैसे वगैरह उसमें डालते हैं, और वो एक तरीके का थोड़ा सा जुआ टाइप्स होता है, वो उससे करके वो पैसे अर्न करते हैं। तो ये वाली ऑनलाइन मनी गेमिंग काफी चल रही है। तो इसी चीज को लेते हुए उन्होंने इसको इंक्लूड करा है कि इस पर भी जीएसटी लगेगा, क्योंकि अगर हम ध्यान दें यहाँ पे लिखा है अदर देन। तो एक्शनेबल क्लेम्स से वैसे तो जीएसटी नहीं है, बट अगर वो स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स में आ रहा है जिसके अंदर लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग, कसिनोज, ऑनलाइन मनी गेमिंग एंड हॉर्स रेसिंग इंक्लूडेड है। अब ऑनलाइन मनी गेमिंग के लिए हम उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। 2 क्लॉज 80B के अंदर वो डिफाइंड है। ऑनलाइन मनी गेमिंग क्या है कि जहां पर प्लेयर्स जो है वो पैसा, यानी मनी और मनी इज वर्थ इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग वर्चुअल डिजिटल एसेट। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स यानी कि आपके बिटकॉइंस हो गए, इथेरियम हो गए, ये सारी चीजें आप उस एप्लीकेशन में या किसी प्लेटफॉर्म में या किसी गेमिंग में ऑनलाइन आप उसको यूज कर रहे हो, डिपॉजिट कर रहे हो। ठीक है, जो भी पर्सन है, विद एन एक्सपेक्टेशन ऑफ विनिंग मनी, कि आप वो पैसा लगाकर आगे से पैसा जीत सकते हो। ठीक है, काइंड ऑफ गैम्बलिंग ही है एक तरीके की, ऑनलाइन थोड़ी मॉडर्न गैम्बलिंग। और मनीज वर्थ, ताकि आप मनी विन कर सको, या मनीज वर्थ विन कर सको, या फिर वर्चुअल डिजिटल एसेट्स विन कर सको इन एनी इवेंट इंक्लूडिंग गेम। कोई भी तरीके का गेम हो, स्कीम हो, कंपटीशन हो, या कोई भी एक्टिविटी हो, ठीक है, जिसका जो जो मतलब ऐसा नहीं है, वो जरूरी नहीं कि स्किल्स पर ही बेस्ड हो या फिर सिर्फ गेम ऑफ चांस पर हो। दोनों भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो स्किल वाली गेम है या फिर गेम ऑफ चांस है, यानी कि डाइस वाली गेम। और इससे भी फर्क नहीं पड़ेगा वेदर सच गेम इज लीगल और इलीगल। यहाँ पे उन्होंने लिखा है एंड वेदर द सेम इज परमिसिबल और अदरवाइज अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन्फोर्स्ड। तो यानी कि इन्होंने इस अमेंडमेंट से, इस चेंज से बहुत वाइड स्कोप बनाया है कि ये सारी चीजें भी अब हमारे जीएसटी के स्कोप के अंदर कवर हो रही हैं। ठीक है, पहले सिर्फ लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग था, और गैम्बलिंग को उन्होंने थोड़ा सा एक्सपैंड करा है, जिसमें कसिनोज भी इंक्लूड कर लिए। ये ऑनलाइन मनी गेमिंग जो एप्स वगैरह होती हैं जिनसे पैसे, जैसे रमी सर्कल कुछ ऐसे करके आती थी पहले, है ना, ड्रीम 11 काइंड ऑफ, और ये हॉर्स रेसिंग वाली, ये सारी सट्टे वाली एप्स हैं, इनको भी कवर कर लिया है। उसके बाद हम आ जाते हैं दूसरी अमेंडमेंट पे। दूसरी अमेंडमेंट फर्स्ट अमेंडमेंट से ही रिलेटेड है। अब उन्होंने दूसरी अमेंडमेंट में 2 क्लॉज 105 यानी सप्लायर की डेफिनेशन में चेंज करा है। पहले सप्लायर की डेफिनेशन में कोई प्रोवाइजो नहीं था, वो प्लेन एक डेफिनेशन थी। अब उन्होंने एक प्रोवाइजो ऐड कर दिया उसमें, और उसमें बताया कि जो भी पर्सन
ये वाले जो एक्शनेबल क्लेम्स है ना, स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स, इनकी अगर सप्लाई कर रहा है, यानी कि दिस मीन्स अगर कोई भी पर्सन है जो इस तरीके के गेम्स या कोई भी ऑनलाइन लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग वाले गेम्स ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है, या फिर कोई डिजिटली इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म वो ओन करता है, जैसे कि कोई एप्लीकेशन हो गई, कोई सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है, उस पर्सन को हम डीम कर लेंगे टू बी द सप्लायर ऑफ एक्शनेबल क्लेम्स। और उसको पूरा पूरा जीएसटी एक्ट वैसे ही एप्लीकेबल होगा जैसे एक नॉर्मल सप्लायर को एप्लीकेबल होता है, और उसको जीएसटी पे करना पड़ेगा ऑन द सप्लाई ऑफ एक्शनेबल क्लेम्स। तो ये हमारी सेकेंड अमेंडमेंट थी, ठीक है। आप इसकी जो प्रोवाइजो ऐड हुआ है उसको रीड कर सकते हो। इसका जिस्ट यही है कि कोई भी पर्सन जो ऑर्गेनाइज करता है या अरेंज करता है, अब डायरेक्टली इनडायरेक्टली उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और इसके अंदर कौन कौन से लोग और भी इंक्लूड कर दिए उन्होंने, ऑर्गेनाइजर और अरेंजर तो है ही, वो पर्सन भी जो ओन करता है, ऑपरेट करता है, मैनेज करता है कोई भी डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म। तो यहाँ सीधा सीधा इशारा है कि वो कवर करना चाह रहे हैं एप्लीकेशंस को, ठीक है, ये जो ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं इन सबको वो कवर करना चाहें, और उनको हम डीम टू बी सप्लायर मान लेंगे। तो अब सप्लायर्स हमारे पास दो हो जाएंगे, एक तो नॉर्मल डेफिनेशन में जो कवर होगा वो नॉर्मल सप्लायर, और जो प्रोवाइजो के अंडर कवर हो रहा है वो हमारा डीम्ड सप्लायर माना जाएगा। तो अभी भी क्वेश्चंस में अगर आपको लिखना पड़ेगा ये प्रोविजन अगर एप्लीकेशन के लिए आता है, तो आप हमेशा यहाँ पर डीम्ड सप्लायर लिखना, तो वो करेक्ट वर्डिंग होगी, क्योंकि डेफिनेशन में उन्होंने डीम्ड टू बी सप्लायर यूज करा है। ऑलराइट, अब हम थर्ड अमेंडमेंट पे आ जाते हैं। थर्ड अमेंडमेंट है सप्लाई ऑफ फूड एंड बेवरेजेस एट सिनेमा। तो देखो, जब भी हम सिनेमा में जाते हैं, मान लो पीवीआर में गए, ठीक है, कहीं भी गए, आइनॉक्स में गए, तो वहां पे जब भी हम मूवी देखने जाते हैं तो मूवी में इंटरमिशन होता है ना, हर मूवी में। और इंटरमिशन में हम लोग जो पॉपकॉर्न वगैरह खरीदते हैं या जो भी स्नैक्स वगैरह, फूड कोर्ट होता है वहां पे बेसिकली। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही थी इस इंडस्ट्री के अंदर कि वेदर फूड कोर्ट और ये वाली सर्विसेज को हम, ठीक है, स्नैक्स वाली सर्विसेज को हम रेस्टोरेंट केटरिंग में डालें, या फिर इसको क्लब करके जो हमारी सिनेमा सिनेमा एग्जीबिशन सर्विसेज है उन दोनों को क्लब करके कंपोजिट सप्लाई मानी जाए। तो उस पर सीबीआईसी ने क्लैरिफिकेशन निकाला, ये कोई अमेंडमेंट नहीं है, बट यहाँ पे सीबीआईसी का एक क्लैरिफिकेशन, जो न्यू क्लैरिफिकेशन आया है, वो ये कहता है कि देखो, आपको दो चीजें देखनी पड़ेंगी, ठीक है। अगर आप जो भी फूड, मतलब सिनेमा वालों को दो चीजें देखनी पड़ेंगी, कि जो भी आप फूड एंड बेवरेजेस सिनेमा हॉल में प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, या तो वो आपने अलग से एक फूड कोर्ट बना रखा है, ठीक है, या फिर आप अलग से फूड कोर्ट बना रखा है जहां से सब लोग खरीद सकते हैं, और साथ के साथ जो भी अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए सिनेमा एग्जीबिशन सर्विस के। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप मूवी टिकट्स बेच रहे हो उसी के साथ आप मान लो फूड कोर्ट के कूपन्स बेच रहे हो या कुछ बेच रहे हो जो कि टिकट के प्राइस में इंक्लूडेड है, लेट्स से, तो उससे रिलेटेड है, चलो इंक्लूडेड भी ना माने कि आपने मूवी देखी तो आपको ये करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब मूवी देखी, फूड कोर्ट वाली सर्विसेज आपको मिलेगी, वो इंडिपेंडेंट नहीं है एक दूसरे से। मतलब ऐसा नहीं है कि आप मूवी ना देखो बट अलग से जाके आप फूड कोर्ट में से खाना खा सकते हो, ठीक है। तो अगर ये वाली सर्विसेज है, ठीक है, कि मूवी देखना जरूरी नहीं है, आप उनके फूड कोर्ट में जाकर फूड खा सकते हो आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो वहां पे क्या आ जाएगा, वहां पे आप इसको रेस्टोरेंट केटरिंग में कवर करोगे, वो हमारे कंपोजर सप्लाई में नहीं आएगा। मतलब फिर से, इन अदर वर्ड्स, अगर कोई भी सिनेमा हॉल या कोई भी सिनेमा कंपनीज, ये लोग क्या करती हैं, अगर ये फूड एंड बेवरेजेस वाली सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, और ये जो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं वो इंडिविजुअल सर्विसेज प्रोवाइड करती है फूड कोर्ट वाली, जैसे हमने देखा है, ठीक है, हमने देखा होगा कि अब सिनेमा हॉल्स वाले क्या करते हैं, अलग से उनका फूड कोर्ट होता है, वहां पे आप बिना मूवी देखे भी जाके खा सकते हो, ठीक है, वहां से जाके चीजें खरीद सकते हो, स्नैक्स वगैरह। तो अगर वो वाली चीज है, और साथ में अगर आप फोकस करो तो यहाँ पे एंड लिखा हुआ है, यानी कि दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए साथ में, कि एक तो वो अलग होनी चाहिए, ठीक है, वो ऐसे सर्विसेज दे ही रहे हैं, एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द सिनेमा एग्जीबिशन सर्विसेज, यानी कि सिनेमा एग्जीबिशन सर्विसेज मतलब जो वो मूवी दिखा रहे हैं उसके उससे इंडिपेंडेंट होनी चाहिए ये वाली। तो आप क्या करोगे, इसको रेस्टोरेंट केटरिंग में कंसिडर करोगे। एक तरीके से वो कहना चाह रहे हैं कि सिनेमा हॉल्स में अगर उन्होंने अलग से अपना रेस्टोरेंट टाइप्स खोल रखा है, फूड कोर्ट खोल रखा है, तो अलग से तुम रेस्टोरेंट केटरिंग में डालो उसको, वहां से उसका जीएसटी रेट वो वाला लगेगा, रेस्टोरेंट केटरिंग वाला। उसके बाद दूसरा उन्होंने बोला कि कभी कभार क्या होता है कि टिकट के अंदर ही ना, जब सिनेमा हॉल्स टिकट्स बेच रहे होते हैं तो फूड एंड बेवरेज बेवरेज को भी उसके अंदर क्लब करके चलते हैं कि आपको मिलेगा। तो अगर वो क्लब करके टिकट की प्राइस वगैरह में क्लब करके वो दे रहे हैं सारी चीजें, फूड एंड बेवरेजेस भी और मूवी टिकट्स भी, तब वो हम उसको कॉम्पोजिट सप्लाई मानेंगे। और ऑब्वियस सी चीज है, उस समय प्रिंसिपल सप्लाई हमारी मूवी वाली होगी, सिनेमा एग्जीबिशन, तो उस पर सिनेमा एग्जीबिशन सर्विसेज वाले का ही जीएसटी रेट लगेगा। तो बेसिकली आपका कॉम्पोजिट
सप्लाई से रिलेटेड चीज थी। आई होप सो क्लियर होगी ये वाली डेफिनेशन। भी मैं एक एग्जांपल देखेंगे तो और क्लैरिटी आ जाएगी। वैसे मैंने एग्जांपल इसी के साथ डिस्कस कर दिया। उसके बाद फोर्थ हमारी अमेंडमेंट आती है। ये बहुत बेसिक सी है, ठीक है। मतलब सीबीआईसी ने जस्ट इस पे क्लैरिफिकेशन निकाला है ताकि कोई कंफ्यूजन हो। कंफ्यूजन क्या हो रहा था, एक एसएससी एंट्री है। एसएससी एंट्री मतलब सर्विस अकाउंटिंग कोड। जैसे गुड्स के लिए एचएसएन होता है, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, वैसी सर्विसेज के लिए एसएसी होता है, सर्विस अकाउंटिंग कोड। ठीक है, जैसे इनवॉइसेस पे हमें एचएसएन कोड करना होता है, तो गुड्स के इनवॉइसेस होंगे तो एचएसएन कोड करेंगे, सर्विसेज के इनवॉइसेस होंगे तो एसएसी कोड करेंगे। तो एक एसएससी का कोड था 997171। इसमें क्या था, इन्होंने बता रखा था कि अगर कोई भी होल्डिंग कंपनी है, ठीक है, वो अगर सब्सिडरी की सिक्योरिटीज को होल्ड करती है, ठीक है, सिक्योरिटीज मतलब या तो फिर अदर इक्विटी इंटरेस्ट या फिर सिक्योरिटीज फॉर द पर्पस ऑफ ओनिंग एंड कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, यानी कि वो ओन और कंट्रोल करे, यानी कि उसने मान लो 55% या 51% स्टेक खरीदा किसके अंदर, सब्सिडरी कंपनी के अंदर, और अगर वो ऐसा करती है तो इसको एसएसी 997171 के अंदर अंडर कंसिडर करो। तो यहाँ पे कंफ्यूजन आ रही थी इंडस्ट्री में कि क्या हम इसको सर्विस मान लें कि अगर एक होल्डिंग कंपनी एक सब्सिडरी कंपनी में शेयर्स परचेज करती है, ठीक है, स्टेक अक्वायर करती है, तो वो क्या वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज हो जाएगा। तो उसके लिए सीबीएसई ने क्लैरिफिकेशन निकाली कि देखो, इतना ज्यादा दिमाग ना लगाया जाए। सिंपल सी आप चीज देखो, सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज क्या होती है, हमने गुड्स की डेफिनेशन में से भी एक्सक्लूड कर रखा है, सर्विसेज की डेफिनेशन में से भी एक्सक्लूड कर रखा है। अगर आप 2 क्लॉज 52 और 2 क्लॉज 102 जाके पढ़ो गुड्स और सर्विसेज का, वहां पे उन्होंने लिख रखा है कि सिक्योरिटीज एक्सक्लूडेड है। और सिक्योरिटीज की डेफिनेशन जो हम सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट में पढ़ते हैं, सिक्योरिटीज के अंदर शेयर्स इंक्लूडेड है, शेयर्स इंक्लूडेड है। अब जब गुड्स और सर्विसेज की डेफिनेशन में सिक्योरिटीज आती ही नहीं है, सिक्योरिटीज नहीं आती मतलब शेयर नहीं आते, तो फिर हम सप्लाई की डेफिनेशन तो इस पे सेटिस्फाई हो ही नहीं रही ना। जब सप्लाई की डेफिनेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, जब सेक्शन 7 में जो हमने सप्लाई डिफाइन कर रखी है उसके अंदर बात हमारी बैठ ही नहीं रही, तो फिर ये तो बात हो ही नहीं ना कि ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज है या सप्लाई ऑफ गुड्स है, इस पे जीएसटी अट्रैक्ट होगा या नहीं होगा। सिंपल सी चीज है, कॉमन सेंस, कॉमन सेंस है यहाँ पर। वही चीज उन्होंने यहाँ क्लैरिफाई कर रखी है, आप ये क्लैरिफिकेशन रीड कर सकते हो। ठीक है, और मैंने यहाँ पे इसको समरी फॉर्म में छोटा सा दे रखा है कि कैन नॉट बी ट्रीटेड सप्लाई सर्विस बाय होल्डिंग कंपनी टू द सेट सब्सिडरी कंपनी एंड कैन नॉट बी टैक्स्ड अंडर जीएसटी। यहाँ पे आपको रीजन जो कोट करना पड़ेगा इस चीज के लिए, वो आपको कोट करना पड़ेगा ये वाला। इस सिक्योरिटीज को हम जो है एक्सक्लूड करके चलते हैं गुड्स और सर्विसेज की डेफिनेशन में से, तो ये इसका कोड रीजन है, ये कोट करके आना पड़ेगा एग्जाम के अंदर। और अगर वो पूछे कि ठीक है, अगर कुछ इस तरीके से आता है, तो अगर आपको ज्यादा लिखने का मन है, नंबर्स में ज्यादा है क्वेश्चन के, तो आप ये भी लिख के आ सकते हो कि कोई एक एसएससी कोटा, कोड याद करने की जरूरत नहीं है। बस ऐसे आप लिख सकते हो कि एक एसएससी कोड था वहां पे इस तरीके से कि होल्डिंग सिक्योरिटीज कंपनीज एंड एंटरप्राइजेस फॉर द पर्पज ऑफ ओनिंग एंड कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। तो वहां पे ये कवर हो रहा था, इसलिए एक डिपार्टमेंट में कंफ्यूजन आया तो सीबीएसई ने क्लैरिफिकेशन निकाला। एंड ये चीज आप कोट करके आ सकते हो। तो ये हमारी चैप्टर 1 की चारों अमेंडमेंट्स कंप्लीट होती हैं। अब हम एक फटाफट से एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं। देखो ये पीवीआर वाला तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है, इसका तो अब मुझे लगता नहीं आप रीड कर सकते हो। जो चीज मैंने बोली है वही है एग्जाम्पल में लिखी हुई है। एक हम बात कर लेते हैं एंट्री 6 शेड्यूल 3 की। एक एप्लीकेशन आप देख सकते हो, लूडो यूनिबिट करके एक एप्लीकेशन है, वहां पे लूडो वगैरह खेल के पैसे कमाए जा सकते हैं। तो अब जो लूडो ऐप का ओनर होगा वो सप्लायर, डीम्ड सप्लायर मान लिया जाएगा, है ना। और ड्यू टू चेंजेस इन एंट्री 6 ऑफ शेड्यूल 3, यहाँ पर हमारी लेट से क्या बोलते हैं, सप्लाई भी कवर हो जाएगी एंड जीएसटी भी पे करना पड़ेगा। यहाँ पे सीरियल नंबर 1 और 2, मैंने दोनों अमेंडमेंट्स के एग्जांपल्स यहाँ पे कवर कर लिए हैं। ठीक है, ये वाला हमारा कवर हो गया। सप्लाई जी अंडर जीएसटी वाला, सब होल्डिंग सब्सिडरी वाला भी एक बेसिक सा, बस एक मैंने डिस्कस करा है कि ए लिमिटेड होल्ड्स 55% शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड। द सोल रिलेशनशिप बिटवीन बोथ द कंपनीज इज ड्यू टू होल्डिंग एंड सब्सिडरी। देयर इज नो सप्लाई बिटवीन बोथ द कंपनीज। दिस सिचुएशन कैन नॉट बी टर्म्ड एज एसओएस एंड देयरफॉर विल नॉट गेट कवर्ड अंडर जीएसटी। देखो ये एक बहुत ही ओवरव्यू ऐसा आंसर है। अगर आप प्रॉपर एग्जाम में लिख के आओगे तो आपको ये पार्ट कोट करना पड़ेगा भी, सिक्योरिटीज के बारे में आपको लिखना पड़ेगा कि गुड्स की सब डेफिनेशन में से भी एक्सक्लूड कर रखा है, सर्विसेज की डेफिनेशन में से भी एक्सक्लूड कर रखा है। ठीक है, एंड सिक्योरिटीज इंक्लूड शेयर्स। सिर्फ होल्डिंग के, सिर्फ वो क्योंकि होल्ड कर रही है शेयर्स, दिस डज नॉट इम्प्लाई कि उनके बीच में कोई सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट है, कि वो सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं या गुड सप्लाई कर रहे हैं। अगर सर्विसेज और गुड सप्लाई करे तो उस सप्लाई पे तो जीएसटी आएगा। दिस इज नॉट अ सप्लाई कि उसने सिक्योरिटीज होल्ड करी, हम उसको सप्लाई मान लें।
ठीक है, तो वो चीज आपको विद रीजंस कोट करके आनी पड़ेगी। ये तो बस एक ओवरव्यू सा है कि आपको थोड़ा दिमाग में क्लैरिटी बने कि क्लैरिफिकेशन कहना क्या चाह रही थी, क्योंकि कभी कभी मैं थोड़ा सा बेर चीज पढ़ के समझ नहीं आ पाता। तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल टाइप्स या फिर आप बोलो एनेक्डोट सा दे दिया कि आपको क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, सेम पीवीआर सिनेमा की वो फूड एंड स्नैक्स अलग से दे रहा है, ठीक है, मूवी टिकट्स के साथ नहीं है, और वो नॉर्मल लोग भी वहां जाके खा सकते हैं। ठीक है, उनका फूड कोर्ट है ही सिनेमा हॉल्स का, तो वो वहां पे अलग से कवर हो जाएगा, रेस्टोरेंट केटरिंग के अंदर काउंट हो जाएगा अगर वो सप्लाई कर रहे होंगे इन सर इंडिपेंडेंट ऑफ द सिनेमा एग्जीबिशन सर्विसेज। और दूसरा हो जाएगा अगर वो कूपन दे रहे होंगे या फिर मूवी टिकट के साथ ही उन्होंने फूड कोर्ट वाली सर्विसेज को क्लब कर रखा है, तो फिर कंपोजिट सप्लाई में नहीं है, प्रिंसिपल सप्लाई का जीएसटी रेट लगेगा जो कि मूवी टिकट्स है, यानी सिनेमा एग्जीबिशन सर्विसेज। तो यहाँ पर हमारे चैप्टर 1 के अमेंडमेंट्स खत्म होते हैं। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि मैंने क्योंकि काफी डिटेल में मैंने सारी चीजें कवर करी है। बेसिक अमेंडमेंट्स थी, बहुत ज्यादा डिटेलिंग इसमें थी नहीं, कॉमन सेंस भी आराम से आप कर सकते थे। ठीक है, कर सकते हो इसको। और एक बार मैंने गो थ्रू करवा दिया कि चीजें किस तरीके से फ्लो कर रही हैं इसके अंदर। एंड ये डॉक्यूमेंट आपको नीचे ड्राइव में मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, प्रिपेयर करो अच्छे से। दिस इज द हाई टाइम, ठीक है, गोल्डन पीरियड है आपका, इसको अच्छे से यूटिलाइज करो, पढ़ाई करो, एंड फटाफट से इस May 24 में सीए बन के आओ। ऑल द बेस्ट।